देवबंद में जहां पे 14 फरवरी को पहले चरण के चुनाव में मतदाता अपना वोट डालेंगे। अगर मैं देवबंद के आंकड़ों की बात करूं, यहाँ के लोगों की बात करूं, तो लगभग यहाँ पे 3,65,000 से 3,70,000 मतदाता है और इसमें लगभग 90,000 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे सबसे ज्यादा आई है मतदाता हमेशा से राजपूत ही आए हैं। और भी मुसलमानों से भी बात करेंगे, कुछ मुस्लिम से भी बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है, मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, जिला है। तो यहाँ पे मुसलमान इस बार क्या मुसलमान किसको वोट दे रहा है? एक बार फिर से यहाँ के जो विधायक है उस पर भरोसा करेंगे या एक बार गठबंधन की सरकार बनेगी यहाँ पे? क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के आपने एक स्टेटमेंट में भी देखा था, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा समुदाय है जिनके लिए गला भी काट के प्लेट में रख दो तो वो उनके सगे नहीं होंगे। और ये चीज़ हमने देखने को मिला कि किस तरीके से सब्सिडी मिलती है, किस तरीके से, चाहे वो सीएम आवास योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो कितनी भी योजनाएं सरकार की निकली है, उसमें लंबे लाइन में सबसे पहले ये खड़े दिख जाते हैं। हर तरफ से एक अलग चीजें देखने को मिलती है। हमने ये भी देखा अखिलेश यादव जी किस तरीके से हाथ में अनाज की पोटली लेके घूम रहे हैं, तो हमने ये भी देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कुछ तापमान में फर्क और प्रभाव लाने की बात कर रहे हैं कि सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी, चुनाव के बाद सारी सर्दी निकाल देंगे। तो वहीं पे ये भी दिखाया जाए कि जितनी भी गर्मी उनके जुबान पर है, योगी आदित्यनाथ के जुबान पर है, जयंत चौधरी ने बोला कि वो गर्मी निकाल दी जाएगी। अभी हमने देखा किस तरीके से कल ओवैसी भाईजान के ऊपर गोलियां चली तो कहीं बात हो रही है कि हिंदू गर्दी की बात हो रही है कि हिंदू गुंडे हैं। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? अभी मैं सहारनपुर के बहुत ही चर्चित विधानसभा देवबंद में हूँ और देवबंद का अपना एक अलग ही इतिहास है। देवबंद का अपना अगर राजनीतिक मुद्दों की बात करूँ तो इसकी एक अलग ही सियासत है। आज मैं देवबंद से गुजर रही हूँ, देवबंद के लोगों से बात भी करूँगी और चैनल पे आपको उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी मिलेंगे कि यहाँ पे देवबंद में जहाँ पे 14 फरवरी को पहले चरण के चुनाव में मतदाता अपना वोट डालेंगे। अगर मैं देवबंद के आंकड़ों की बात करूं, यहाँ के लोगों की बात करूं, तो लगभग यहाँ पे 3,65,000 से 3,70,000 मतदाता है दोस्तों। और इसमें लगभग 90,000 से ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे सबसे ज्यादा बार जितने बार भी यहाँ पे चुनाव हुआ है, मतदाता हमेशा से राजपूत ही आए हैं, ठाकुर ही आए हैं। और अगर जैसे पिछले बार भी आपने देखा जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनी थी, ब्रिजेश रावत जी यहाँ पे लगभग 1 लाख से ऊपर का सीट लेकर, 1 लाख से ऊपर का वोट में लेकर यहाँ पर वोट मिली थी उनको और उनके बीजेपी की कमल खिली थी, यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पे जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो वो पूरे के पूरे लगभग 21 साल के बाद आई थी। ये देवबंद एक ऐसा विधानसभा है जिसमें कि 9 बार कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। 9 बार कांग्रेस की लगातार सरकार रहने के बाद फिर यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई और एक बार फिर से बीजेपी ने अपने उसी सिटिंग विधायक के ऊपर एक विश्वास किया है और इस बार फिर से रावत जी को खड़ा किया है अपने इस देवबंद विधानसभा से। और इस जो एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है वहां से कार्तिकेय राणे जी को खड़ा किया गया है। अब देखना दिलचस्प इस बार फिर से ये हो जाता है कि जहां पे ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है, जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट है, मतलब ये मानते हैं कि जहां पे वो 90,000 से 1 लाख सीट मत पड़ी, जहां वोट गई, पलरा उस तरफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे और भी मुसलमानों से भी बात करेंगे, कुछ मुस्लिम से भी बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य प्रांत है, मुस्लिम बाहुल्य राज्य है, जिला है। तो यहाँ पे मुसलमान इस बार क्या मुसलमान किसको वोट दे रहा है? एक बार फिर से यहाँ के जो विधायक है उस पर भरोसा करेंगे या एक बार गठबंधन की सरकार बनेगी? यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्यों बनेगी? और दूसरा, इस बार यहाँ का मुसलमान जो कि बीजेपी को वोट देकर देवबंद में विधायक बनाकर कमल को खिलाते हैं, उनसे ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि उनका भरोसा बीजेपी पर क्यों है। वो बीजेपी को अगर वोट देते हैं और जो मुसलमान वोट नहीं देते हैं, दोनों में फर्क क्या है? उन्हें क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी में दिखाई देती है जो अन्य मुसलमानों को नहीं दिखाई देती है? क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ के आपने एक स्टेटमेंट में भी देखा था, उन्होंने ये चीज बोली थी कि एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा समुदाय है जिनके लिए गला भी काट के प्लेट में रख दो तो वो उनके सगे नहीं होंगे। और ये चीज हमने देखने को मिला कि किस तरीके से सब्सिडी मिलती है, किस तरीके से, चाहे वो सीएम आवास योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास
योजना हो, चाहे वो कितनी भी योजनाएं सरकार की निकली है, उसमें लंबे लाइन में सबसे पहले ये खड़े दिख जाते हैं। सारी सुविधाएं भी लेते हैं, जितने भी सरकार की तरफ से योजनाएं आते हैं उसके लिए सबसे आगे ये खड़े भी दिखते हैं और उस योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं। लेकिन वहीं पे जब चुनाव के वक्त आते हैं तो ये बात हो जाती है कि बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम कराती है और हमारा भला नहीं चाहती है। वहीं पे हमने देखा किस तरीके से ये आरएलडी गठबंधन, समाजवादी गठबंधन आज हमें ये भी कहते हुए देखे कि पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, इस बार के चुनाव में ये बड़ा दिलचस्प हो गया देखना कि क्यों पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है और क्यों और किसे टारगेट किया जाता है। जो मुस्लिम कहते हैं कि देश मेरा है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है। तो आखिर एक ऐसा पार्टी भी है ये आरएलडी समाजवादी गठबंधन, इस तरीके का जब भी नाम जिन्ना या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो किनको अफेक्ट किया जा रहा है, ये किसके ऊपर इसका असर डाला जा रहा है और वो कौन है जिनका इसके ऊपर असर पड़ता है। मतलब कि हमारे ही देश के क्या एक संप्रदाय, एक मुसलमान ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हमने देखा किस तरीके से लगा भी है। और दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो, हर तरफ से एक अलग चीजें देखने को मिलती है। हमने ये भी देखा अखिलेश यादव जी किस तरीके से हाथ में अनाज की पोटली लेके घूम रहे हैं और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल पोटली। ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। तो हमने ये भी देखा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ कुछ तापमान में फर्क और प्रभाव लाने की बात कर रहे हैं कि सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी, चुनाव के बाद सारी सर्दी निकाल देंगे। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। तो वहीं पे ये भी दिखाया जाए कि जितनी भी गर्मी उनके जुबान पर है, योगी आदित्यनाथ के जुबान पर है, जयंत चौधरी ने बोला कि वो गर्मी निकाल दी जाएगी। इस तरीके का बेतुकी बयान चल रही है। वहीं हमने देखा किस तरीके से मुनव्वर राणा, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले के स्टेटमेंट दिया था दोस्तों कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ जाती है तो वो पलायन कर लेगा, उसी पर उनकी बेटी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुनव्वर राणा तो पलायन करे ना करे, उनके अब्बू पलायन करे ना करे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को पलायन करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश को, यहाँ तो यूपी को नहीं, उत्तर प्रदेश को पूरा को छोड़कर, अब वो उत्तराखंड भेजने की बात कर रही है या मठ भेजने की बात कर रही है वो तो बाद की बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भाजपा की सफाया और यहाँ से बाहर हमेशा के लिए बाहर जाने की बात कर रही हैं। तो इस तरीके की बेतुकी बयान सामने आ रहे हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट बार बार सामने आ रहे हैं। जैसे मैं अभी देवबंद में हूँ दोस्तों, तो मैं आपको देवबंद के बारे में बता दूं कि एक इस्लामिक शिक्षा संस्थान दारुल उलूम के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है ये, और ये जगह, ये शिक्षा संस्थान जो इस्लामिक दारुल उलूम जो जहाँ के शिक्षा संस्थान है, उसके वजह से देवबंद दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं उसके लिए बड़ा ही लोकप्रिय हो जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। यहाँ पे अभी कुछ ही महीने पहले किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ATS का कैंप भी शुरू किया, इसके लिए बहुत लोगों ने उनका धन्यवाद दिया और बहुत सराहना भी दी कि किस तरीके से हमने देखा कि तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा हुआ, उस मुद्दा को भांपते हुए आगे के भविष्य की कामना करते हुए कि यहाँ के लोग सुरक्षित रहें और कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी बुरा ना हो, इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ATS का कैंप स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें अब इस बार चुनाव में कितना प्रभाव डालने वाली है, क्या इस बार फिर से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। चैनल पे बने रहिए, बहुत जल्द आपके पास यहाँ से जुड़े कई ऐसे लोग होंगे जो क्या सोचते हैं, यहाँ का मुसलमान किसको वोट कर रहा है, यहाँ के इस बार फिर से क्या ठाकुर, एक बार फिर से बीजेपी रावत जी का कमल खिलेगा नहीं खिलेगा, या इस बार कार्तिकेय राणा बाजी मार जाएंगे, देवबंद में गठबंधन का कितना प्रभाव पड़ा है, ये सारी चीजें अब देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम देवबंद की गलियों में गुजरते हुए और यहाँ से लोगों से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे और आगे भी आपको यहाँ के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो यूं ही चैनल पे बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानने के लिए कि आखिर
आने जो चुनाव आने वाले हैं, अभी जो पहला चरण का चुनाव होने वाला है पश्चिमी यूपी में, उसका प्रभाव और यहाँ के जनता का मूड और जनता किस तरीके से किस बहाव में चलेगी, सबसे अहम मुद्दा क्या है। अभी हमने देखा किस तरीके से कल ओवैसी भाईजान के ऊपर गोलियां चल गई। और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ओवैसी की मेरठ की सभा में भी मौजूद थे ये आरोपी। कुछ दिन पहले ही सचिन ने हथियार खरीदा था। ओवैसी और उनके भाई के भाषणों से, उनकी स्पीचेस से नाराज था सचिन शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, और क्या बातें निकल कर आई हैं पूछताछ में? जो बात समझ में आ रही है, सीधा सीधा लगता है जो हेट स्पीचेस हैं उससे नाराजगी थी। जी बिल्कुल रवि, देखिए पूछताछ के दौरान एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि सचिन और उसका जो दोस्त है, ये दोनों वैचारिक तौर पर बेहद कट्टर है और एक तरीके से इनको सनकी भी कहा जा सकता है। और पिछले कई दिनों से लगातार ओवैसी जहां भी जाते थे, जिन भी जनसभाओं में या जनसंपर्क अभियान के लिए निकलते थे, हर जगह वहां पर जाकर इनको फॉलो करते थे। बाकायदा प्लानिंग नहीं थी, काफी दिनों से प्लानिंग की हुई थी, लेकिन इनको मौका कल मिला और जैसे ही मौका मिला, जो कुछ दिन पहले खरीदा गया 9mm का पिस्टल था, उससे सीधा फायरिंग कर दी गई ओवैसी के ऊपर सचिन के द्वारा। और उसके बाद दोनों ने ये भी प्लान किया था कि सीधे जाकर थाने में सरेंडर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों फरार हुए और फरार होने के बाद इनकी धरपकड़ की गई है। फिलहाल अभी सचिन और जो उसका साथी अभिषेक है, दोनों पुलिस की हिरासत में है। दोनों की गिरफ्तारी कर दी गई है और दोनों से आगे की पूछताछ भी की जा रही है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। गोलियां चली तो कहीं बात हो रही है कि हिंदू गर्दी की बात हो रही है कि हिंदू गुंडे हैं, हिंदू गर्दी हो गए। अभी पहले हमने हिंदू सुना, हिंदुत्व सुना, अब हिंदू गर्दी भी सुन ली। गुंडा से गुंडा गर्दी के हिंदू गर्दी बन गया कि थाने में हिंदू गर्दीबाज बैठे हैं, गुंडेबाज बैठे हैं। ये सारी चीजें सामने को आ रहा है। तो क्या सच्चाई है? और यहाँ के मुस्लिम्स, जिनको अब क्या लग रहा है कि वो समाजवादी को ही वोट करेंगे या अब ये विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, या कुछ मुस्लिम कुछ अब भाईजान को वोट करेंगे, कुछ हमदर्दी बटोरेंगे। तो किस तरीके से वोटों का बंटवारा होने वाला है इस बार पश्चिम यूपी में? क्या ओवैसी भाईजान कुछ चमत्कार दिखा पाएंगे, कुछ सीटों पे अपना कुछ आका वहां पे बन पाएंगे? कितना प्रभाव पड़ेगा ये गोलीबाजी का, ये उनके ऊपर जो हमला हुआ है इसका? उनको Z+ सिक्योरिटी भी दे दिया गया है दोस्तों। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहे, मैं आपको यूं ही खबर देती रहूंगी। कोशिश करूंगी कि हर चीज आपसे, कोई भी चीजें परे ना हो, सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।